तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका अपना चैनल VCI एजुकेशन पर। चलिए, हम लोग पढ़ रहे हैं आधुनिक भारत का इतिहास। और आज आधुनिक भारत के इतिहास में हम लोग देखने वाले हैं ब्रिटिश राजनीतिक एवं प्रशासनिक नीतियाँ को, मतलब इनसे कितने संबंधित क्वेश्चन आ सकते हैं उसको डिस्कस करेंगे। और कौन कौन क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे और कौन बेस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा उस पर भी हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, इन टॉपिक को सारे क्वेश्चनों को देखते हैं। और आपको मालूम होना चाहिए कि हम लोग NCERT सार संग्रह जो महेश कुमार वर्णवाल द्वारा लिखी गई है उसी बुक को डिस्कस कर रहे हैं। और प्रत्येक चैप्टर को लाइन बाय लाइन हम लोग पढ़ रहे हैं। तो चलिए, इसको भी हम लोग उसी तरीके से पढ़ने वाले हैं। देख सकते हैं कि इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दी हुई है। तो चलिए, इसको डिस्कस करते हैं एक एक क्वेश्चन को। आइए दोस्तों, चलिए दोस्तों, आज हम लोग पहला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है और इसको लगाइए कि आपका पहला क्वेश्चन क्या होता है। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है कि अंग्रेजों का भारत पर वास्तविक राजनीतिक नियंत्रण कब प्रारंभ हुआ। कहने का मतलब है, अंग्रेज जब आए भारत पर तो उन्हें वास्तविक रूप से राजनीतिक मतलब कि पॉलिटिकल हस्तक्षेप कब स्थापित हो गया और कहाँ। तो आपको मालूम होना चाहिए कि ये इलाहाबाद की एक संधि हुई थी। इलाहाबाद की संधि हुई थी और 1700 जैसे कि 1764 में पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था, उसी के लिए संधि की गई है इलाहाबाद की संधि। और ये 1765 ईस्वी में संधि हुई और यहीं से अंग्रेजों का जो राजनीतिक हस्तक्षेप था वो बढ़ चढ़ कर बोलने लगा। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं कि बंगाल में द्वैध शासन किसके द्वारा लागू किया गया। तो आपको मालूम होना चाहिए कि द्वैध शासन क्या होता है। तो देखिए, शासन के नीचे शासन, मतलब सबसे पहले राजाओं का शासन हुआ करता था और उसके बाद जो अंग्रेज आए अपना शासन चलाने लगे, उसी को द्वैध शासन कहा जाता है। और ये किसने प्रारंभ किया, तो लॉर्ड क्लाइव ने इसको प्रारंभ किया दोस्तों। आइए, दूसरा चीज देख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा दोस्तों, एक एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर बात करेंगे। देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वर्ष 1722 में किस गवर्नर ने द्वैध शासन को समाप्त कर दिया। देखिए, द्वैध शासन किसने लाया था, तो लॉर्ड क्लाइव लाया था। और यही द्वैध शासन जो था उसको समाप्त करने में वारेन हेस्टिंग का सबसे बड़ा रोल था और यही इसको क्या किया, समाप्त कर दिया द्वैध शासन को। दूसरा क्वेश्चन देख सकते हैं कि भारत में न्यायिक सेवा का जन्मदाता किसे माना जाता है। तो देखिए, यही वारेन हेस्टिंग को न्यायिक सेवा का जन्मदाता माना जाता है। बता दें कि ये जो वायसराय था बहुत ही बढ़िया काम किया था, जैसे कि द्वैध शासन को समाप्त कर दिया था। दूसरी चीज कि इसमें न्याय, मतलब कि कोई भी अगर गलत है तो उसको न्याय मिले, मतलब कि कोई भी सही है तो उसको न्याय मिले, तो इस चीज में ये काम किया था, इसीलिए इसको न्यायिक सेवा का जन्मदाता माना जाता है और वारेन हेस्टिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए, अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, इससे इंपॉर्टेंट फैक्ट भी कुछ दिया गया है, तो पढ़िए इसको। देखिए, वारेन हेस्टिंग के कार्यकाल में रेगुलेटिंग एक्ट आया था। मतलब कब आया था, तो 1773 में आया था। चार्टर वगैरह जब पढ़ेंगे तो ये रेगुलेटिंग एक्ट आपको वहीं पढ़ना होगा। तो देखिए, तो यही रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। कहाँ, तो कलकत्ता में किस कोर्ट की स्थापना की गई, तो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई और इसके प्रमुख न्यायाधीश सर एलिजा एम्पे थे। तो आपको मालूम होना चाहिए कि रेगुलेटिंग एक्ट कब आया, तो 1773 में आया और इसके अंतर्गत कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई, तो 1774 ईस्वी में हुई। और दूसरी चीज कि 1774 ईस्वी में तो कोलकाता सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हो गई, लेकिन इसके मुख्य न्यायाधीश किसे बनाया गया, तो आपको मालूम होना चाहिए एलिजा एम्पे जो थे इनको मुख्य न्यायाधीश बनाया गया। आइए, अगला क्वेश्चन देख सकते हैं दोस्तों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत की में पुलिस सेवा एवं सिविल सेवा का जन्मदाता किसे माना जाता है। जो आज सिविल सर्विसेज के एग्जाम देखते हैं, जो हमारे भारत का सबसे टॉपेस्ट एग्जाम माना जाता है, उसी सेवा का जन्मदाता किसे माना जाता है, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है। और इसे क्या माना जाता है, सिविल सेवा और पुलिस सेवा का जन्मदाता माना जाता है। आइए, अगला क्वेश्चन देख सकते हैं मेरे दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि वर्ष 1863 में प्रथम भारतीय ICS अधिकारी बनने का गौरव किसे प्राप्त हुआ। देखिए, ICS क्या होता है, जो इस टाइम का IS मतलब कि इंडियन सिविल सर्विसेज आप देखते हैं, उसी को उस टाइम ICS कहा जाता था। तो प्रथम ICS किसे बनाया गया, मतलब कौन बने, तो ये बने सत्येंद्र नाथ टैगोर। ये भारत के प्रथम ICS अधिकारी थे। जब आप हिस्ट्री पूरे डीप में पढ़िएगा तो आपको मालूम चलेगा कि ICS बनना भारतीयों के लिए कितना कठिन होता था। तो उस बीच ये अपना एग्जाम क्वालिफाई करके ICS अधिकारी बने थे और ये सबसे पहला ICS अधिकारी भारत के हुए। आइए देखिए, अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ पर कुछ आयोग, वर्ष और उनके गवर्नर जनरल जो हुआ करते थे वो भी दिया गया है। तो देखिए, ब्रिटिश भारत में लोक सेवा संबंधित आयोग,
तो देखिए दोस्तों, कुछ आयोग बने थे और ब्रिटिश भारत में लोक संबंधित आयोग, यानी आप कह सकते हैं कि सिविल सर्वेंट जो चुनकर आते थे तो इन्हीं आयोगों के अंतर्गत उनको काम करना होता था। उनके गवर्नर जनरल जो अंग्रेज अधिकारी होते थे उनको बनाया जाता था। तो आइए उनके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि कौन कौन आयोग बना था और कब बना था। तो देखिए, सबसे पहले बना था एचिसन आयोग। एचिसन आयोग का गठन हुआ था 1886 में और लॉर्ड डॉफ्रिन जो था ये गवर्नर जनरल बनाया गया था एचिसन आयोग का। आपको लॉर्ड डॉफ्रिन के बारे में आगे जब हम स्वतंत्रता आंदोलन पढ़ाएंगे तो वहाँ पर इसका रोल बताएंगे दोस्तों। आगे देखिए, दूसरा हुआ नेक्स्ट बना था इस्लिटन आयोग। इस्लिटन आयोग बना था 1912 में और इसमें जो गवर्नर जनरल जिसको बनाया गया था उसका नाम था लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। ये भी स्वतंत्रता आंदोलन में पढ़ेंगे दोस्तों। और ली आयोग की बात करें तो ये बना था 1923 में और लॉर्ड रेडिंग जो था ये था गवर्नर जनरल। तो ये तरीका के गवर्नर जनरल थे और इनकी स्थापना वर्ष आप देख लिए और कौन कौन आयोग बना था ये भी आप देख लें, तो इनको ध्यान रखिएगा दोस्तों। आइए अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। देखिए, भारत शासन अधिनियम। देखिए दोस्तों, हम बात करें भारत शासन अधिनियम, आपको मालूम होना चाहिए कि कोई भी स्वतंत्र देश, मतलब कोई भी देश चलाने, स्वतंत्रता तो नहीं बोल सकते हैं लेकिन किसी भी देश चलाने के लिए एक संविधान की जरूरत पड़ती थी। तो उस टाइम जब भारत गुलाम हुआ करता था तो उस टाइम भारत के पास संविधान नहीं होता था। तो भारत को चलाने के लिए एक आयोग बना, उस आयोग का नाम था भारत शासन अधिनियम और ये आया था 1935 में। तो उसी के बारे में है कि भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत संघीय लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किस आयोग के सुझाव पर किया गया था। तो ये किया गया था ली आयोग के, जो यहाँ पर पढ़े हैं इसी ली आयोग के सुझाव पर इसका गठन किया गया था। किसका? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत लोक सेवा आयोग का। तो देखिए, भारत शासन अधिनियम 1935 क्या है? भारत को चलाने वाला एक अधिनियम है, मतलब भारत जो देश था उसको चलाने वाला एक अधिनियम है, जिस तरह से आप संविधान बोल सकते हैं। और उसी के अंतर्गत संघीय लोक सेवा आयोग, जो इस टाइम के आईएएस देखते हैं, लोक सेवा आयोग हम लोग के यहाँ बोला जाता है, उसी को गठन करने का ली आयोग ने सुझाव दिया था। आइए नेक्स्ट देख सकते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि भूमि सुधार के उद्देश्य से भारत में अस्थायी बंदोबस्त की प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई? तो ये लागू की गई लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा लागू की गई। आइए अगला क्वेश्चन देख सकते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि भारत साम्राज्य विस्तार के उद्देश्य से सहायक संधि प्रणाली की शुरुआत किसके द्वारा की गई? तो सहायक संधि जो हुआ था, संधि का मतलब समझौता होता है, और साम्राज्य मतलब जो भारत में साम्राज्य था उसका बहुत बड़ा विस्तार हो रहा था, तो उसी के लिए सहायक संधि की गई। और ये जो संधि की गई ये लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा की गई दोस्तों। आइए अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम राज्य कौन था? तो ये हैदराबाद था। और कब स्वीकार किया था? तो 1798 ईस्वी में सहायक संधि को स्वीकार किया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि व्यापकत सिद्धांत या राज्य हड़प नीति, मतलब राज्य को बिना बताए हड़प लेना। जैसे कि आप सुनेंगे झांसी में झांसी की रानी की दत्तक पुत्र हुआ करते थे, उनको सिंहासन पर बैठने की अनुमति नहीं दी गई और उनकी राज्य को हड़प लिया गया। और सबसे पहले किसी राज्य को हड़पा गया तो उसका नाम था सतारा। तो देखिए वही कि व्यापकत सिद्धांत या हड़प नीति किसके द्वारा लागू किया गया? तो ये लागू किया गया डलहौजी के द्वारा। लॉर्ड डलहौजी के द्वारा हड़प नीति लाया गया था। मतलब किसी भी राज्य को अगर उस पर कोई उत्तराधिकारी नहीं है तो उस राज्य को अंग्रेज ले लेते थे, उसी को हड़प नीति बोला जाता था। यहाँ पर देखिए, चतुराईपूर्ण निष्क्रिय नीति किससे संबंधित है? देखिए, चतुराई निष्क्रिय नीति किससे संबंधित है दोस्तों? तो ये संबंधित है लॉर्ड जॉन लॉरेंस के द्वारा। आइए अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। जो हड़प नीति था उसी से संबंधित है दोस्तों। राज्य में हड़प नीति में कहा गया कि ऐसे राज्य जिनका निर्माण अंग्रेजों के सहयोग से हुआ है उन्हें राज्य के उत्तराधिकारी गोद लेने का अधिकार नहीं प्राप्त होगा। जैसे कि आप सुने होंगे झांसी की रानी का दत्तक पुत्र उसे कहते हैं जिसे हम गोद लेते हैं। तो झांसी की रानी क्या की थी कि एक बच्चे को गोद ली थी, उसको सिंहासन पर बैठने की उनकी अनुमति नहीं थी, इसीलिए झांसी की रानी की जो राज्य था उसको हड़प लिया गया इसी के अंतर्गत। और इसको लाया था कौन? लॉर्ड डलहौजी। तो आगे देखिए, किस रिपोर्ट के आधार पर डलहौजी ने अवध का अधिग्रहण किया? तो आपको मालूम होना चाहिए आउटरम रिपोर्ट के अनुसार क्या किया? अवध का अधिग्रहण कर लिया। आइए
आप यहाँ पर पढ़ेंगे कि व्यापकता सिद्धांत के अंतर्गत अधिग्रहित किए गए राज्य, मतलब हड़पे गए राज्य के बारे में कुछ दिया गया है। तो सबसे पहले किस चीज़ को हड़पा गया, किस राज्य को हड़पा गया, तो सतारा को हड़पा गया। ये कब हड़पा गया, तो 1848 में। नेक्स्ट आप देखेंगे जैतपुर, जैतपुर को 49 में, 1849 में, और संभलपुर को 1849 में, बघाट को 1850 में, और नेक्स्ट देखेंगे उदयपुर जो राजस्थान में पड़ता है दोस्तों 1852 में, और झांसी को हड़प लिया गया 1853 में, नागपुर को भी हड़पा गया 1854 में, और अवध जो 1856 में इसे हड़प लिया गया। तो ये सब व्यापकता सिद्धांत के अंतर्गत हड़पे गए राज्य थे। तो सबसे पहले किसको हड़पा गया, सतारा को, याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट देख सकते हैं, अगला क्वेश्चन है कि किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में भारत पर ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया, तो लॉर्ड कैनिंग के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन क्या हो गया, समाप्त हो गया। आइए नेक्स्ट देखेंगे कि वर्ष 1861 में भारतीय दंड संहिता आईपीसी जिसको कहा जाता है, इंडियन पैनल कोड, किसके कार्यकाल में निर्मित की गई, तो ये लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में इसे निर्मित की गई। आप इसके बारे में जानें थोड़ा तो आपको मालूम होगा कि राज्य उपाधि अधिनियम 1876 में पारित किया गया और महारानी विक्टोरिया को कैसरे हिंद की उपाधि प्रदान की गई दोस्तों। आइए नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में किस अकाल आयोग का गठन किया गया, तो एस्ट्रेची आयोग का गठन किया गया दोस्तों। और नेक्स्ट आपको मालूम होना चाहिए कि भारत में अस्थायी स्वशासन का जनक किसे माना जाता है, तो ये रिप्पन को माना जाता है। अस्थायी स्वशासन का जनक रिप्पन को माना जाता है। आइए अगला क्वेश्चन देख सकते हैं कि इलाहाबाद की संधि के पश्चात, आप देखिए कि इलाहाबाद की संधि के पश्चात रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद की उप दीवान किसे बनाया, तो ये बनाया था मोहम्मद रजा खान को उप दीवान बनाया था दोस्तों। आइए हम नेक्स्ट चर्चा कर लेते हैं ब्रिटिश साम्राज्य के विभिन्न क्षेत्रों पर अधिकार। तो कौन कौन से उनका क्षेत्र था जहां पर ब्रिटिश शासनकाल अपना अधिकार कायम किया था। तो सबसे पहले देखेंगे नेपाल पर ये लोग अधिकार जमाए थे, और ये कब जमाए थे, 1816 में लॉर्ड हेस्टिंग इस पर वायसराय था। और दूसरा सिंध जो लॉर्ड एलनब्रो द्वारा अधिकार किया गया था, और यहाँ पर एलनब्रो क्या था, वायसराय था। भूटान पर 1865 लॉर्ड लॉरेंस द्वारा, और बर्मा पर 1885 जो लॉर्ड डैफ्रिन द्वारा इसको बनाया गया था। तो ये सारी चीज़ रही। आप देखेंगे कि जब हम पढ़ रहे थे ब्रिटिश राजनीति और साम्राज्यिक नीतियाँ के द्वारा, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहा दोस्तों। अगला क्वेश्चन हम लोग बात करेंगे ब्रिटिश शासन की भारतीय व्यवस्था पर प्रभाव पर। तो इसमें क्या क्या क्वेश्चन आएंगे हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे। तो चलिए इस वीडियो में यहीं तक रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।